गॉड ऑफ वॉर की कहानी में अभी तक आपने देखा क्रेटोस की वाइफ की डेथ हो जाती है। अपनी वाइफ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए क्रेटोस उसकी राख को 9 दुनियाओं में सबसे ऊंची चोटी से विसर्जित करने के लिए निकल पड़ता है। उसके पीछे बोल्डर पड़ जाता है। क्रेटोस को आगे चलने पे मिमिर और फ्रेया मिलते हैं। हेलहाइम में क्रेटोस को पता लगता है कि फ्रेया बोल्डर की माँ है। क्रेटोस फ्रेया को बोल्डर से बचाने के लिए बोल्डर को मार देता है और यहाँ फ्रेया क्रेटोस से कह देती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। क्रेटोस फाइनली अपनी वाइफ की आखिरी इच्छा को पूरी करता है। अब आगे अब कहानी में हमारे लिए लगभग 5 से 6 साल का गैप दिखाया जाता है, जिस गैप में हम देखते हैं कि अभी फिम्बलविंटर चालू हो चुकी है। अब तुम लोगों के लिए बता दूं फिम्बलविंटर क्या होती है। और ये जो फिम्बलविंटर है बोल्डर के मरने के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। फिम्बलविंटर एक ऐसी सर्दी है जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलती है और ये एक इंडिकेटर है रैग्नारोक का। और जिन लोगों को अभी तक रैग्नारोक के बारे में भी नहीं पता है उनके लिए बता दूं रैग्नारोक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एसगार्ड में रहने वाले सारे भगवान यानी कि ओडिन, थॉर, हेमडाल और ऐसे जो भी भगवान है वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं कुछ भगवानों को छोड़ करके। तो हाँ, इसको रैग्नारोक बोलते हैं नॉर्स माइथोलॉजी में। और ये जो फिम्बलविंटर है ये उसी रैग्नारोक के आने का संदेश है। और ये सर्दियां इतनी भयानक है कि पत्थरों तक को भी चकनाचूर करते जा रही हैं अपने टेम्परेचर की वजह से। अब यहाँ पे क्रेटोस हमें एक गुफा में दिखाई देता है जहाँ पे अट्रियस बाहर से शिकार करके एक हिरन मार के लाता है। अब यहाँ पे अट्रियस और क्रेटोस वापस अपने घर की तरफ चल देते हैं ठंड से बचने के लिए, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर फ्रेया हमला कर देती है जो कि अपने बेटे का बदला लेने के लिए ही अभी क्रेटोस के पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ क्रेटोस फ्रेया से बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाह रहा था, वो तो बस अपने आप को डिफेंड कर रहा था। वो फ्रेया को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा था, सेल्फ डिफेंस में भी नहीं। और यहाँ वो जैसे तैसे फ्रेया से पीछा छुड़ा करके अट्रियस को लेके अपने घर पहुंच जाता है। घर आने पे अट्रियस देखता है कि उसका एक पालतू भेड़िया है जिसका नाम है फेनरियर। अभी उसकी जो है तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अब वो बस मरने ही वाला है। अट्रियस यहाँ उसे अपनी गोद में सुला लेता है और उसे चैन की मौत मरने देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेनरियर के मरते ही अट्रियस ने कुछ मंत्र पढ़े हैं। अट्रियस को खुद को नहीं पता है कि उन मंत्रों का क्या मतलब है, लेकिन तभी हम कुछ रोशनियां निकलती हुई देखते हैं जिन्हें क्रेटोस देखकर भी थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाता है। लेकिन उस टाइम पे अट्रियस बहुत ज्यादा टूट चुका था, इस वजह से क्रेटोस उससे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे ट्रेनिंग पर ले जाने के लिए बोलता जरूर है। अब यहाँ क्रेटोस और अट्रियस में बातचीत होती है और उसके बाद दोनों के दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही क्रेटोस अगली सुबह उठता है तो वो देखता है कि अट्रियस उसके पास नहीं है। क्रेटोस उसे ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता वो अपने घर के आसपास। तो क्रेटोस अब उसे ढूंढने के लिए घर से थोड़ा सा दूर चला जाता है, जहाँ रास्ते में आगे चलने पे उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा भालू हमला कर देता है। अब क्रेटोस उससे लड़ता है और उसे हरा देता है, लेकिन उसे हराते ही क्रेटोस को कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कोई भी उम्मीद वो कर ही नहीं रहा था। Atreus! अब यहाँ पे क्रेटोस इस बात से अफसोस में डूब जाता है कि उसने अट्रियस को लगभग मार ही दिया था अगर वो सही टाइम पे ट्रांसफॉर्म ना हुआ होता तो। लेकिन यहाँ पे जो अट्रियस है वो उन प्रोफेसीज को देख करके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है और उसे उनके जवाब चाहिए जो उसने यूटनहाइम में जाने पे देखे थे कि उसकी माँ ने जो भविष्यवाणियां की हुई थी।
और उन भविष्यवाणियों में अट्रियस को अट्रियस ना कहकर के लोकी कहा गया है। अब अट्रियस जो है यहाँ पे यही सवालों के जवाब जानना चाहता है और अब वो क्रेटोस से कहता है कि हमें इन सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए निकलना चाहिए, लेकिन क्रेटोस उससे मना कर देता है कि तेरी शक्तियों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, इसलिए अभी के लिए हम फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अट्रियस क्रेटोस से जिद करता ही रहता है। Inaction is also a risk. You taught me that. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! अब क्रेटोस यहाँ अट्रियस के साथ घर लौटता है और घर लौटते टाइम वो देखते हैं कि अट्रियस जब भालू में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसने एक फीमेल भालू को मार दिया था अनजाने में और उसके बच्चे अब जो है बाहर तड़प रहे हैं। और यहाँ क्रेटोस सभी के लिए एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छी सीख देता है। I didn't mean to. Intent does not matter. Only consequences. What can we do? Nothing. Nature will take its course. इसके बाद अट्रियस और क्रेटोस वापस से घर पहुंच जाते हैं। अब क्रेटोस और अट्रियस अपने घर पे पहुंच करके थोड़ी देर आराम ही करते हैं, तभी बाहर से बिजलियों के कड़कने की और बहुत ही तेज आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। क्रेटोस यहाँ भाग करके दरवाजे की तरफ जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि बिजली का देवता थॉर खड़ा हुआ है। थॉर क्रेटोस से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ क्रेटोस कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वो थॉर को अंदर बुलाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। यहाँ थॉर और क्रेटोस आपस में बात करते उससे पहले यहाँ पे ऑल फादर ओडिन आ जाता है। जी हाँ, नॉर्स माइथोलॉजी के भगवानों का राजा ऐसे तुम बोल सकते हो। और ओडिन यहाँ आकर के क्रेटोस से बात करने की कोशिश करता है शांति के बारे में कि कोई किसी से नहीं लड़ेगा, हमें बस शांति चाहिए। उसके लिए वो कुछ शर्त रखता है। इस शर्त में ओडिन क्रेटोस से कहता है कि तुमने थॉर के दोनों बेटों को मारा, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस में मारा था, तो उसके लिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहता हूँ। लेकिन बोल्डर तुम्हें छोड़ चुका था, उसके बाद भी तुमने उसे मार दिया, उसके वजह से तुम एक कर्ज में हो। अब यहाँ पे इस कर्ज को चुकाने का एक ही तरीका है कि तुम हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे और हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और है कि जो अट्रियस है उसे टीयर को ढूंढना बंद करना होगा। और यहाँ हमें पता लगता है कि जो अट्रियस था वो क्रेटोस से छुप करके नॉर्स माइथोलॉजी का जो गॉड ऑफ वॉर है जिसका नाम है टीयर, उसे ढूंढने के लिए जाया करता था। यहाँ ओडिन अट्रियस से कहता है कि टीयर मर चुका है, उसे ढूंढने से कोई फायदा भी नहीं है। इसके बाद ओडिन कहता है कि तुम मिमिर को भी अपने साथ रख सकते हो, मुझे इस चीज से कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिमिर क्रेटोस को समझा देता है कि अगर ओडिन बोले कि बर्फ सफेद होती है तो उस बात पे भी शक करना, उस पे भी विश्वास मत करना, क्योंकि ये मैनिपुलेट करने में माहिर है। क्रेटोस ये सुनते ही समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ इतनी भी शांति वाली बात नहीं है। और जब ओडिन क्रेटोस से कहता है कि तुम्हें सब यही चाहिए कि सब कुछ शांत रहे, कोई किसी की जान ना ले, लेकिन मिमिर की बात को ध्यान में रखते हुए ही क्रेटोस ओडिन से मना कर देता है। अब क्रेटोस जैसे ओडिन से इस चीज के लिए मना करता है, थॉर यहाँ क्रेटोस के ऊपर अपने मियोनीर से, अपने हथौड़े से हमला कर देता है और यहाँ क्रेटोस को वो दूर कहीं ले जाता है। About time. I've been waiting for this. You're not from here. We got a tradition called blood payments. It means I get a piece of you for what you took from my family. You'll pick it up. क्रेटोस यहाँ थॉर से लड़ता है, लेकिन यहाँ क्रेटोस उसे मारना नहीं चाह रहा था, वो बस उससे दूर हटना चाह रहा था। थॉर उससे चाह रहा था कि उसे वो गॉड ऑफ वॉर देखने को मिले जिसने कि ग्रीक माइथोलॉजी के सभी भगवानों को मार दिया था। लेकिन क्रेटोस यहाँ कोई भी पंगा नहीं चाहता था, वो बस सेल्फ डिफेंस करके वापस अपने बेटे के पास पहुंचना चाहता था। लेकिन तभी थॉर क्रेटोस को गुस्सा दिला देता है। वो कहता है कि तुमको तो मैं निपटा ही दूंगा और ओडिन के पास तुम्हारे बेटे के लिए प्लान्स हैं, वो उससे निपट लेगा। ये सुनने के बाद क्रेटोस का दिमाग सरक जाता है और वो थॉर को एक घूंसे में बता देता है कि उसकी औकात क्या है। I see
why my sons fell to you. Even this lesser version of you. But I am not my sons. And your boy, Allfather, has plans for him. There he is. There's the god of war. Consider your blood debt paid. Be seeing you. अब क्रेटोस यहाँ थॉर से निपटने के बाद अपने घर आता है। तब वो देखता है कि अट्रियस बिल्कुल सही सलामत है। वो अट्रियस से कहता है कि ओडिन ने आखिर तुमसे क्या बात की। अट्रियस कहता है कि उसने छत को ठीक कराने के लिए पैसे दिए हैं और हाँ, उसने मुझे एसगार्ड भी बुलाया है। मिमिर कहता है कि क्या उसने सच में तुम्हें एसगार्ड बुलाया है? मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन पाया था क्योंकि तुम बाहर जाकर के बातें कर रहे थे। अट्रियस कहता है कि मैंने उससे मना कर दिया कि मैं एसगार्ड नहीं आऊंगा और ओडिन यहाँ से चला गया। लेकिन क्रेटोस का यहाँ अभी अट्रियस के ऊपर विश्वास हिल चुका था क्योंकि उसने टीयर को ढूंढने की बात क्रेटोस से छुपाई थी। अब यहाँ अट्रियस क्रेटोस से कहता है कि अगर मैंने आपका विश्वास खो दिया है तो मुझे फिर से पाने दो, एक बार देखो तो सही कि आखिर मुझे क्या मिला है। क्रेटोस अट्रियस को एक मौका देता है और उसके साथ आगे बढ़ता है। रास्ते में क्रेटोस अट्रियस से कहता भी है कि गॉड ऑफ वॉर टीयर मर चुका है, उसे ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मिमिर कहता है कि अगर वो मर ही चुका है तो ओडिन आखिर हमसे आकर के यूं मना क्यों करेगा कि तुम उसे ढूंढना बंद करो, क्योंकि मरे हुए आदमी को तो वैसे भी नहीं ढूंढ सकते। यहाँ अट्रियस क्रेटोस को एक श्राइन के पास लेकर के जाता है, वही श्राइन जिनमें से क्रेटोस और अट्रियस अभी तक भविष्य देखते आ रहे थे या फिर भविष्यवाणियां देखते आ रहे थे। यहाँ हमें पता लगता है कि अट्रियस ने उन श्राइन्स के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ निकाला है। अंदर जाने पे हमें देखने को मिलता है एक प्रोफेसी जो कि रैग्नारोक के बारे में थी कि रैग्नारोक जब आएगा तो जो दो भेड़िए थे स्कोल एंड हार्टी, वो दोनों चांद और सूरज का पीछा करेंगे और जब ये सब कुछ होगा तो टीयर यानी कि गॉड ऑफ वॉर जो है वो आर्मी को लीड करेगा ओडिन के खिलाफ और उस लड़ाई में पूरी की पूरी 9 दुनियाएं खत्म हो जाएंगी और फिर दोबारा से एक नया सवेरा होगा। सूरज और चांद आसमान में फिर से पहुंचेंगे और फिर से एक नई शुरुआत होगी। यहाँ अट्रियस क्रेटोस के लिए एक चीज और दिखाता है, जहाँ कुछ तस्वीरों में हमें पता लगता है कि टीयर शायद से हो सकता है कि मरा हुआ ना हो बल्कि उसे कहीं जेल में रखा गया हो। उस तस्वीर में हमें सोर्टलफाइम की जो है कुछ निशानियां देखने को मिलती हैं। अब सोर्टलफाइम भी इन 9 दुनियाओं में से एक दुनिया ही है जहां सारे के सारे ड्वार्फ्स रहते हैं, लेकिन केवल इतनी सी बात नहीं थी। यहाँ क्रेटोस को बातों ही बातों में एक बात और पता लग जाती है कि सिंड्री जो है अभी तक अट्रियस की मदद कर रहा था ये सारी चीजें ढूंढने में, और वो एक बात और बताता है कि सिंड्री ने एक तरीका ढूंढ निकाला है जिसकी मदद से वो सभी की सभी 9 दुनियाओं में आ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्रेटोस अट्रियस की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, वो उसे घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे घर लेके आगे बढ़ता है। अब यहाँ क्रेटोस रास्ते में अट्रियस से थोड़ा सा दूर हो जाता है, तब वो मिमिर से कहता है कि मिमिर, क्या तुम्हें अट्रियस की बातों पे भरोसा है? क्योंकि उसने बहुत सी बातें छुपाई हैं, क्या पता ओडिन ने उससे कुछ ऐसा बताया हो जो हमें ना बता रहा हो। मिमिर कहता है कि लड़का अभी अपनी नई उम्र में है, वो कुछ ना कुछ तो गलतियां करेगा ही, लेकिन उसके लिए बेहतर होगा कि उसकी गलतियों में तुम साथ रहो, जिससे कि अगर वो फंसे तो तुम उसे बचा सको। यहाँ वो क्रेटोस को राजी कर लेता है कि लड़के के कहने पे कम से कम एक बार टीयर को ढूंढने की कोशिश करो, और क्रेटोस यहाँ मिमिर की बातों से राजी भी हो जाता है क्योंकि अगर अट्रियस क्रेटोस से बिना बताए सोर्टलफाइम चला जाता है और वहाँ वो किसी मुसीबत में फंसता है तो उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। अब यहाँ घर पहुँचने पे क्रेटोस को सिंड्री मिलता है, जहाँ सिंड्री क्रेटोस से कहता है कि ये घर तुम्हारे रहने के लिए अब सुरक्षित नहीं रह गया है, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तब हम देखते हैं कि सिंड्री और ब्रोक ने 9 दुनियाओं के बीच में कहीं एक जगह पे अपना एक आलीशान सा घर बना रखा है, जिस जगह पे हर कोई नहीं आ सकता, यहाँ तक कि बहुत सारे भगवान भी नहीं आ सकते। तो यहाँ क्रेटोस और अट्रियस आसानी से छुप सकते थे ओडिन और थॉर की नजरों से। अब यहाँ सिंड्री, ब्रोक, अट्रियस और बाकी के सभी लोग मिलकर के सभी रेल्स में जाने का रास्ता खोल डालते हैं। अब यहाँ क्रेटोस जिस रेल में चाहे उस रेल में जा सकता था।
यानी कि जिस दुनिया में चाहे उस दुनिया में जा सकता था। इसके बाद क्रेटोस अट्रियस की इच्छा को पूरा करने के लिए बिना कोई वक्त में देरी करे सोर्टलफाइम के लिए निकल जाता है, जहाँ सारे के सारे डॉर्फ्स थे। यहाँ जाने से पहले सिंड्री और ब्रॉक क्रेटोस से कहते हैं कि सोर्टलफाइम में जाते ही तुम डर्लिन से मिलना। डर्लिन भी एक डॉर्फ ही है जिसकी ब्रॉक और सिंड्री के साथ कुछ तो हिस्ट्री है, वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन फिलहाल के लिए हमें बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं बताया जाता है। और क्रेटोस और अट्रियस डर्लिन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्रेटोस और अट्रियस डर्लिन के पास पहुँचते हैं, लेकिन डर्लिन उनकी मदद करने से मना कर देता है। वो कह देता है कि मुझे नहीं मालूम कि टीयर को कहाँ रखा गया है, लेकिन वो उनके ऊपर एक फाइन लगा देता है उसके ऑफिस में बिना पूछे घुसने के लिए, और कहता है कि तुम्हें जब वक्त मिले तो ये फाइन भर देना। क्रेटोस और अट्रियस को वो यहाँ इतना कहकर ही अपने ऑफिस से जाने के लिए कह देता है। जैसे ही अट्रियस बाहर आकर के उस फाइन को देखता है, तब हम देखते हैं कि उस कागज में कोई फाइन नहीं बल्कि उस गुफा तक पहुंचने का नक्शा था। डर्लिन को किसी का तो डर था, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से साफ खुल के बोल नहीं पाया। उसने फाइन कह करके अट्रियस के लिए कोई नक्शा दिया। इसका मतलब शायद ओडिन डर्लिन के ऊपर भी नजर रख रहा था। लेकिन जो भी हो, क्रेटोस और अट्रियस को टीयर तक पहुंचने का नक्शा मिल चुका था। यहाँ क्रेटोस और अट्रियस फाइनली टीयर तक पहुंच जाते हैं और उसे आजाद करा देते हैं। यहाँ टीयर क्रेटोस के उन ब्लेड्स को देख करके, ब्लेड ऑफ केओस को देख करके पहचान जाता है कि क्रेटोस कौन है। Those blades. I know you. God Killer. यहाँ टीयर क्रेटोस को देख करके डर भी जाता है। वो सोचता है कि ओडिन की एक और नई चाल है। अब तुम लोगों के लिए बता दूं आखिर यहाँ पे टीयर इतना डरा डरा सा क्यों हो रहा था। टीयर बाद में बताता है कि ओडिन जो है यहाँ पे कई सारे लोगों को भेजता रहता है, कई बार कुछ इल्यूजन्स यहाँ पे क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से मुझे अभी क्या सच है और क्या नहीं है इस चीज में फर्क करने में दिक्कत होती है। मुझे कई सारे इल्यूजन्स दिखते हैं। अब मुझे गॉड ऑफ वॉर रहने का भी कोई शौक नहीं रह गया है, क्योंकि मैं जंग से पूरी तरीके से परेशान हो चुका हूँ। और अगर तुम गॉड ऑफ वॉर टीयर को ढूंढने के लिए आए हो तो मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें निराश किया, लेकिन अभी मैं कोई भी जंग नहीं लड़ना चाहता। क्रेटोस कहता है कि हम भी कोई जंग नहीं चाहते, बस तुम्हें आजाद कराने के लिए आए हैं। और यहाँ अट्रियस और क्रेटोस टीयर को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्रेटोस, अट्रियस, टीयर और मिमिर चारों के चारों वापस घर आ जाते हैं। और क्रेटोस कहता है कि अब आगे क्या करना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद सभी के सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अट्रियस अपने कमरे में नहीं गया, बल्कि वो बाहर घूम रहा था। और तभी सिंड्री उसे पीछे से आकर के पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ अट्रियस सिंड्री को किसी तरीके से मना लेता है अपने साथ चलने के लिए। अब तुम लोगों के लिए बता दूं कि अट्रियस आखिर जा कहाँ रहा था। वो जा रहा था फ्रेया को ढूंढने के लिए, लेकिन रास्ते में उसे अपने कुछ और सवालों के जवाब चाहिए थे। सिंड्री कहता है कि तुम अपने एक और दोस्त से क्यों नहीं पूछ लेते, बड़े वाले से। तब हम देखते हैं कि सिंड्री किसी और का नहीं बल्कि वर्ल्ड सरपेंट की बात कर रहा था। अट्रियस वर्ल्ड सरपेंट को आवाज लगाता है और बुलाता है। तब हम देखते हैं कि अट्रियस भी अब वर्ल्ड सरपेंट की भाषा कुछ कुछ समझने लग गया है। वो उससे बात करता है भविष्य के बारे में, लेकिन वर्ल्ड सरपेंट उससे कुछ नहीं कहता। वो बस एक शब्द बोलता है, आयरनवुड। अब ये आखिर आयरनवुड है क्या चीज? कोई जगह है, कोई चीज है, कोई हथियार है, क्या है? अट्रियस को यहाँ कुछ नहीं पता। लेकिन वो अब वापस से फ्रेया को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे कि वो रैग्नारोक के बारे में कुछ कर सके, क्योंकि क्लियरली क्रेटोस किसी से भी लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसे रैग्नारोक नहीं लाना था, ना ही अब टीयर यहाँ लड़ने वाला था। उसने अट्रियस से साफ मना कर दिया था कि मैं अब कोई भी जंग नहीं लड़ूंगा। तो अब अट्रियस के सामने कोई और चारा नहीं रह गया था। वो अब फ्रेया की मदद लेना चाहता था रैग्नारोक शुरू करने के लिए। यहाँ अट्रियस फ्रेया के पास पहुँचता है। फ्रेया अट्रियस को देखते ही उसे जकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम आखिर क्यों आए हो मेरे पास, तुम्हें मरने का खौफ नहीं है। लेकिन अट्रियस को कहीं ना कहीं पता था कि फ्रेया उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती है, तो वो उसे कम से कम मारने वाली तो नहीं थी। यहाँ अट्रियस फ्रेया से बात करता है और उसे पूरी बात बताता है कि अगर ओडिन ने यहाँ वेनियर गॉड और एसियर गॉड्स में हुए समझौते को नहीं तोड़ा होता तो फ्रेया कभी भी अपने बेटे को ऐसा कोई श्राप नहीं देती, ऐसा कोई स्पेल नहीं लगाती, जिसकी वजह से ना उसका बेटा उससे नफरत करता, ना क्रेटोस को उसे मारना होता। फ्रेया कहती है कि मुझे मालूम है कि सारी गलती ओडिन की है, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुंच सकती। मैं मिडगार्ड में बंधी हुई हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, और वैसे भी रैग्नारोक ओडिन को खत्म कर देगा। अट्रियस कहता है कि रैग्नारोक नहीं होगा। मुझे मालूम है तुम सोच रही हो कि
योटनहाइम में जायंट्स हैं, वो रैग्नारॉक लेके आएंगे, लेकिन हम योटनहाइम में जाकर के आ चुके हैं, वहाँ कोई जायंट्स नहीं है, सबके सब मारे जा चुके हैं, मैं अकेला जायंट बचा हूँ। तब फ्रेया को पता लगता है कि अट्रियस भी एक जायंट है और यहाँ अट्रियस जैसे ही फ्रेया को बताता है कि टियर जिंदा है और हमने अलग अलग दुनियाओं में जाने का रास्ता भी खोल निकाला है, यहाँ फ्रेया के मन में थोड़ी सी उम्मीद जाग जाती है, लेकिन वो इस उम्मीद को अपने पास पालना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अट्रियस को खुद से दूर कर देती है और कहती है कि अब कभी मेरे पास मत आना और अपने पिता से कहना कि वो मेरे से इसी तरीके की दया की उम्मीद ना रखे। यहाँ अट्रियस वापस अपने घर लौट के आता है। तब यहाँ क्रेटोस अट्रियस से कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए, हम अपना आगे का मूव प्लान कर रहे थे। तब अट्रियस को पता लगता है कि क्रेटोस अभी एल्फहाइम जाना चाहता है, कुछ और जानकारी इकट्ठा करने के लिए, चीजों को ठीक से समझने के लिए, जहाँ पे कुछ और श्राइन है जिन्हें देख करके अट्रियस और क्रेटोस और अच्छे से सिचुएशन को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्रेटोस इस बारी टियर को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि वो उन श्राइन्स को टियर की मदद से ज्यादा अच्छे से समझ सकते थे, क्योंकि टियर सभी के सभी जायंट्स के साथ बहुत लंबे टाइम तक रहा था। अब यहाँ क्रेटोस, अट्रियस, मिमिर और टियर सभी के सभी उस श्राइन तक पहुँचते हैं, जहाँ अट्रियस को एक नाम फिर से सुनाई देता है, आयरनवुड। मिमिर अट्रियस को बताता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है लड़के, ये बस जायंट्स की दुनिया का एक सपना है, जिसे वो सोचते हैं कि सच हो सकता है, एक स्वर्ग का सपना, जो की जगह असलियत में है ही नहीं। आगे उसी प्रोफेसी में हमें पता लगता है कि जो प्रोफेसी जायंट्स ने की थी कि रैग्नारॉक में सब कुछ खत्म हो जाएगा, 9 दुनियाएं खत्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। रैग्नारॉक में केवल एसगार्ड खत्म होने वाला था, जहां एसगार्ड के सारे भगवान रहते थे। ओडिन मारा जाएगा और बाकी की जो बची हुई 8 दुनियाएं होंगी वो अच्छे तरीके से फलेंगी, फूलेंगी और बहुत ही समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगी। अट्रियस यहाँ क्रेटोस से कहता है, अब हमें कम से कम मालूम है कि ओडिन को मारा जा सकता है और ओडिन को कुछ पता भी नहीं है इस बारे में, वो गलत प्रोफेसी को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ ना तो क्रेटोस ना ही टियर जंग चाहते थे। टियर अट्रियस को समझाता है और कहता है कि अगर हमने एसगार्ड को तबाह कर भी दिया तो केवल ओडिन नहीं होगा जो वहाँ पे मरेगा, वहाँ आम इंसान भी रहते हैं, थोड़े ही सही लेकिन रहते हैं, वो भी उस रेल्म के साथ मारे जाएंगे और इस सब को रोकने का या इस सब को बदलने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। क्रेटोस कहता है, हमें बहुत सी बातें करनी है, पहले घर चलते हैं। यहाँ अट्रियस, क्रेटोस और बाकी के सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे सारी चीजों के बारे में, लेकिन यहाँ अभी भी क्रेटोस युद्ध नहीं चाहता था। अट्रियस यहाँ कहता है, क्या हो अगर सभी के सभी जायंट्स मेरे ही भरोसे बैठे हों, क्या पता लोकी आयरनवुड जाने पर ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढ पाए। लेकिन यहाँ क्रेटोस अट्रियस से मना कर देता है और तभी उन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और अट्रियस गुस्सा होकर के अपने कमरे में आकर के बैठ जाता है और वहाँ सो जाता है। But what if the giants are counting on me? What giants? I'm counting on you. To be safe, to be smart. But Use the judgment of a man and not of a child. what if Loki going to Ironwood is the only way that... Atreus. My son. And nothing more. Do you hear me? I'm not hungry anymore. Forgive me, Kratos. My words were chosen carelessly. अट्रियस यहाँ सोते हुए आयरनवुड का नाम अपने मुंह पे जपने लग रहा था लगातार। तभी हम देखते हैं कि अट्रियस वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के आयरनवुड में ही पहुँच चुका है और वहाँ पहुँचने पे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था एंगरबोडा। यहाँ एंगरबोडा अट्रियस के लिए वो भविष्यवाणी बता देती है जैसे कि क्रेटोस ने पिछली बार छुपा लिया था और अट्रियस को नहीं बताया था। वो था क्रेटोस की मौत की भविष्यवाणी। इस भविष्यवाणी में लिखा था कि क्रेटोस एंड में मारा जाएगा और अट्रियस जा करके ओडिन के साथ मिल जाएगा और उसी के साथ रहेगा, उसी की गुलामी करेगा। ये देख करके अट्रियस अपने ऊपर से आपा खो देता है और एक भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन एंगरबोडा यहाँ पे अट्रियस को शांत करा लेती है। अट्रियस बोलता है कि आज तक कभी किसी ने अपनी किस्मत को बदला है। एंगरबोडा कहती है कि हाँ, अपनी किस्मत के कुछ पॉइंट्स को कुछ लोगों ने बदला है, लेकिन एंड में जो होना था वही हुआ, परिणाम नहीं बदला। बहुत लोगों ने ट्राई किया लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ। यहाँ
एंगरबोर्डा अट्रियस से भी कहती है कि तुम्हें अपनी किस्मत से भागना छोड़ देना चाहिए, यही है जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है और तुम्हारे पिता की भी। यहाँ अट्रियस अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन एंगरबोर्डा उसे अब वहां से थोड़ा दूर ले जाती है। आगे चलने पे एंगरबोर्डा अट्रियस के लिए कुछ मार्वल्स देती है, कुछ छोटे छोटे से गोले। यहाँ एंगरबोर्डा कहती है कि यही जायंट्स हैं, बचे हुए जायंट्स। तब अट्रियस कहता है कि ऐसे कुछ मार्वल्स तो मेरे को मिडगार्ड में भी मिले थे। तब ये देख करके एंगरबोर्डा समझ जाती है कि अभी सारे के सारे जायंट्स खत्म नहीं हुए। एंगरबोर्डा कहती है कि जब थॉर और ओडिन सभी के सभी जायंट्स को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब उनके सामने दो चुनाव थे, या तो वो योटनहाइम में रुके रहें और इंतजार करें थॉर के आने का, जिसके पहले कि थॉर उन सबको मार डाले, या फिर उनके पास एक मौका था कि उनमें से कुछ लोग अपनी आत्माओं को इन मार्वल्स में ट्रांसफर कर दें और वक्त आने का इंतजार करें जब लोकी आएगा और उन्हें अपने हिसाब से सही जगह पे आज़ाद करेगा, जिसकी वजह से जायंट्स का नामो निशान कम से कम नहीं मिटेगा। अब ये जिम्मेदारी एंगरबोर्डा अभी लोकी के लिए यानी कि अट्रियस के लिए दे देती है। वो कहती है कि यही तुम्हारी किस्मत है, जायंट्स को फिर से फैलाना, उनका फिर से भला करना, उनको फिर से जिंदगी देना, यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारी नियति है। यहाँ से आगे बढ़ने पे अट्रियस को दिखता है कि वहाँ एक भेड़िए को कोई बुरे तरीके से मार रहा था। भेड़िया वहाँ मदद के लिए पुकार रहा था और क्योंकि अट्रियस सभी जानवरों की भाषा जानता है तो वो यहाँ उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एंगरबोर्डा उसे रोक लेती है, कहती है अभी नहीं। तब हम देखते हैं कि कोई तो था जो उस भेड़िए को अपने साथ ले गया। तब रास्ते में एंगरबोर्डा बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी दादी है, जो इन जानवरों को हर रोज पकड़ पकड़ के ले जाती है और इनकी आत्माओं का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के चंद पल और बढ़ाती है, वो थोड़ा सा और जिंदा महसूस करती है। अट्रियस कहता है कि हमें इस भेड़िए की मदद करनी होगी। एंगरबोर्डा भी अट्रियस के साथ चल देती है इस भेड़िए को बचाने के लिए। अब यहाँ जैसे ही अट्रियस एंगरबोर्डा की दादी के घर पे आता है तो वो देखता है कि उसकी दादी अभी घर पे नहीं है, लेकिन उसकी दादी ने अभी अभी एक बड़े से सांप की आत्मा को निकाल लिया है। अट्रियस ये देख करके समझ जाता है कि इसको फिर से जिंदा करना होगा और यहाँ अट्रियस उन मार्वल्स में से एक जायंट की आत्मा को इस सांप के अंदर डाल देता है और ये सांप अब यहाँ से सीधा बाहर चला जाता है। अब तुम लोगों के लिए एक फन फैक्ट बताता हूँ कि ये जो सांप है यही वर्ल्ड सरपेंट है। जी हाँ, यही वर्ल्ड सरपेंट है जो रैग्नारोक के टाइम तक बहुत बड़ा हो चुका होगा, बहुत ही जायंट हो चुका होगा, क्योंकि इसके अंदर एक जायंट की आत्मा है। और जैसा कि हमें अभी तक इस गेम में बताया गया है कि थॉर ने सभी के सभी जायंट्स को मारा था, तो ये जो जायंट की आत्मा अट्रियस ने इस सांप के अंदर डाली है, इसी वजह से ये सांप अभी थॉर से नफरत करता है और इसी वजह से ये थॉर से रैग्नारोक में लड़ेगा। जब थॉर इसे हथौड़ा मारेगा और ये वक्त में पीछे चला जाएगा, उस वक्त जब अट्रियस और क्रेटोस को ये पहली बार मिला था, तो हाँ, थॉर के हथौड़े की वजह से ये सांप टाइम ट्रेवल करके पीछे आ जाता है उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से और ये अपने जन्म से भी पहले पहुंच जाता है। बल्कि इसका जन्म होता है यहाँ अट्रियस के हाथों, जब अट्रियस एक जायंट की आत्मा को इस सांप में डालता है। यहाँ अट्रियस उन सभी के सभी मार्वल्स को वापस एंगरबोर्डा के लिए लौटा देता है। वो कहता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और फिलहाल मैं इसे नहीं निभा सकता। तभी एंगरबोर्डा की दादी वहाँ आ जाती है और वो देखते हैं कि उस भेड़िए को वो अभी तक आजाद नहीं करा पाए हैं, लेकिन उनके सामने एक और तरीका था। वो उस प्याले को तोड़ देना चाहते थे जिसकी मदद से उसकी दादी अभी इन जानवरों की आत्मा को निकालती थी। यहाँ अट्रियस एंगरबोर्डा दोनों एक साथ मिलकर के उस लेडी से लड़ते हैं और उस प्याले को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अभी वो लेडी किसी और जानवर की आत्मा को अपने फायदे के लिए काम में नहीं ले सकती थी। और यहाँ अट्रियस और एंगरबोर्डा दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ एंगरबोर्डा अट्रियस के पास बैठती है और उसे सच को मान लेने के लिए कहती है। अट्रियस यहाँ कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मुझे अब घर लौटना होगा। यहाँ एंगरबोर्डा अट्रियस के लिए एक पत्थर देती है और कहती है अपने घर के बारे में याद करो और तुम घर पहुंच जाओगे। अट्रियस अपने घर को याद करता है। तब हम देखते हैं कि अट्रियस अपने पुराने वाले घर पे पहुंच चुका है, जहां पहली बार बोल्डर ने उनके ऊपर हमला किया था। अट्रियस यहाँ पे देखता है कि उसे सभी तरफ से मॉन्स्टर्स ने घेरा हुआ है, लेकिन अब उसके सामने कोई और रास्ता नहीं था। वो उन मॉन्स्टर्स को मार देता है और वापस एक पोर्टल का इस्तेमाल करके क्रेटोस के पास जाना चाहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रेटोस उस पोर्टल से खुद ही बाहर आ जाता है और अब वो अट्रियस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीने की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड तोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। हार मान शान क्या जान का दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।